नमस्कार। कभी सोचा है हमारे चारों तरफ की दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा है? पेड़ पौधे, जानवर, यहाँ तक कि मौसम भी। ये सब मिलकर प्रकृति का एक बड़ा ही कमाल का संतुलन बनाते हैं। चलिए, आज इसी संतुलन के राज को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल ये है कि प्रकृति का ये जो बैलेंस है ये आखिर बनता कैसे है। मतलब जंगल, जानवर, पानी और हवा, ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहाँ हर छोटे बड़े हिस्से की अपनी एक खास जगह है और ये सब मिलकर ही हमारे ग्रह पर जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक शब्द में, पारिस्थितिकी तंत्र, या जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। चलिए इस फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये इकोसिस्टम होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पौधे, जानवर, मौसम और ज़मीन ये सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और मिलकर जीवन का एक बुलबुला, एक बबल ऑफ लाइफ बनाते हैं। ये शब्द पहली बार 1935 में एक इकोलॉजिस्ट आर्थर टैंसले ने इस्तेमाल किया था। ये असल में आपसी जुड़ाव और निर्भरता का ही एक सिस्टम है। हर इकोसिस्टम के आप कह सकते हैं दो मेन हिस्से होते हैं। एक तरफ है बायोटिक, यानी कि जीवित चीजें जैसे ये पेड़ पौधे, जानवर और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, और दूसरी तरफ है एबायोटिक, यानी निर्जीव चीजें जैसे सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी, तापमान। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और साथ मिलकर ही एक इकोसिस्टम को पूरा करते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि एक इकोसिस्टम के इन जीवित हिस्सों के बीच एनर्जी यानी कि ऊर्जा कैसे बहती है। इसे एक सिंपल फूड चेन की तरह सोचिए। कहानी शुरू होती है प्रोड्यूसर्स यानी पौधों से, जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी शाकाहारी जीव जैसे कोई हिरन जो इन पौधों को खाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स का शिकार करते हैं। वैसे असल में प्रकृति में ये एक सीधी लाइन नहीं बल्कि एक जटिल फूड वेब यानी खाद्य जाल जैसा होता है जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। और अंत में जब इन सब का जीवन खत्म हो जाता है तब अपघटक यानी डिकम्पोजर्स अपना काम शुरू करते हैं। अपघटकों जैसे बैक्टीरिया और फंगस को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इकोसिस्टम के लिए ये किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। ये मरे हुए और सड़े गले पदार्थों को तोड़कर उनके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे नए पौधों को जिंदगी मिलती है। सच कहें तो ये प्रकृति के सबसे बेहतरीन रिसाइक्लर्स। अच्छा, तो अब जब हम इन मेन प्लेयर्स को समझ गए हैं तो चलिए हमारे ग्रह के कुछ अलग अलग इकोसिस्टम्स की एक छोटी सी सैर पर चलते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इकोसिस्टम्स को हम दो बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है जलीय जो पानी में होते हैं जैसे समंदर या नदियां, और दूसरे हैं स्थलीय जो जमीन पर पाए जाते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। हमारी पृथ्वी का लगभग 75% हिस्सा जलीय इकोसिस्टम से ढका हुआ है। अमेज़न के विशाल जंगलों में 30 करोड़ से भी ज्यादा प्रजातियां रहती हैं। टुंड्रा की जमा देने वाली ठंड से लेकर सहारा रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी तक पृथ्वी पर जीवन की ये विविधता वाकई हैरान कर देने वाली है। लेकिन अब हमें एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करनी होगी। हम इंसानों की गतिविधियां इन नाजुक प्राकृतिक संतुलनों को कैसे बिगाड़ रही हैं। ये आंकड़ा देखिए, वाकई चौंकाने वाला है। 1,57,000 से ज्यादा प्रजातियां आज खतरे में हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन अनगिनत जीवों की कहानी है जिन्हें हम हमेशा के लिए खोने की कगार पर हैं। ये बायोडायवर्सिटी का एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। प्रदूषण का असर भी कुछ कम नहीं है। भारत का ये आंकड़ा देखिए, 1998 से 2021 के बीच हवा में प्रदूषण लगभग 68% बढ़ गया, जिसका सीधा असर लोगों की सेहत और जिंदगी पर पड़ रहा है। और फिर आता है क्लाइमेट चेंज। आज हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 400 पार्ट्स पर मिलियन को पार कर चुका है। पता है ये कितना ज्यादा है? ये पिछले 4 लाख सालों में सबसे ज्यादा है। ये हमारे ग्रह के लिए एक चेतावनी की घंटी की तरह है। ये चार्ट देखिए, ये इस बदलाव की कहानी साफ साफ दिखाता है। 1950 में जो स्तर लगभग 300 ppm था, वो आज 400 ppm से भी ऊपर पहुंच चुका है। और ये जबरदस्त उछाल सिर्फ कुछ ही दशकों में आया है, जो बहुत ही चिंता की बात है। तो ये मुख्य खतरे हैं क्या क्या?
देखिए, एक तरफ अमेज़न जैसे जंगलों में हर दिन हजारों एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं। हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषण फैलता जा रहा है, मौसम बदल रहा है और हमारे संसाधनों पर बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये सभी चीजें मिलकर हमारे ग्रह के इकोसिस्टम पर भारी दबाव डाल रही हैं। समस्या तो साफ है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या हम इस बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक कर सकते हैं? यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है। इसका समाधान कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है जिसके लिए एक लगातार कोशिश और सोच में बदलाव की जरूरत है। इसे हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाना होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि संतुलन को वापस लाने के लिए एक लंबे समय तक चलने वाले और सामूहिक प्रयास की जरूरत है। ये काम किसी एक इंसान या एक देश का नहीं है, बल्कि ये हम सभी की एक साझा जिम्मेदारी है। और इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं, पर एक सवाल के साथ। एक ऐसा सवाल जो हम में से हर एक को खुद से पूछना चाहिए। इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने और इसे सुधारने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? सरकारों की, बड़ी-बड़ी कंपनियों की, या फिर हम सब?